Hello students of final year. Good afternoon all of you. Girls, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है प्रौढ़ अवस्था। देखिए आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो रिवीजन के लिए मैं आपके लिए दोबारा से प्रौढ़ अवस्था टॉपिक को लेकर आई हूँ कि आपको थोड़ा सा फिर से प्रौढ़ अवस्था के बारे में बताया जाए। देखिए प्रौढ़ अवस्था जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं और आप हो सकता है आपने पढ़ा हो इस टॉपिक को कि प्रौढ़ अवस्था अंग्रेजी भाषा में एडल्टहुड शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा में एडल्टस शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य पूर्ण रूप से विकसित होने से या परिपक्वता की पूर्णता से है। अब देखिए प्रौढ़ अवस्था की बात करें बच्चों, तो जैसे कि आप पढ़ते हुए आए हैं कि सबसे पहले शैशवावस्था, ठीक है, 2 साल तक की होती है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था प्रारंभ होती है। बाल्यावस्था को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। किशोरावस्था में 1 साल किशोरावस्था की से शुरू होने से पहले 1 साल की जो व्यसंधि अवस्था आती है, फिर उसके बाद किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था की समाप्ति यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 20 साल के बाद किशोरावस्था की समाप्ति के बाद प्रौढ़ावस्था प्रारंभ होती है, ठीक है, एडल्टहुड जिसे हम बोलते हैं। तो प्रौढ़ावस्था यानी कि अभी आपने पढ़ा कि एडल्टहुड शब्द का हिंदी रूपांतर क्या है कि एडल्टस, जिसका तात्पर्य क्या होता है, विकसित होना या परिपक्वता, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि प्रौढ़ावस्था एडल्टस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है कि परिपक्वता या पूर्णता, विकसित होना, पूर्ण रूप से विकसित होना। तो एक तरह से देखा जाए बच्चों तो प्रौढ़ावस्था तक आते आते जो किशोर और किशोरियां हैं वो पूरी तरह से परिपक्वता को वो प्राप्त कर लेते हैं, पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। जैसे कि उनका जो शारीरिक विकास है वो उनका पूरा हो जाता है, ठीक है, जो उनकी मानसिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, वो उनको प्राप्त हो जाती है। तो काफ़ी हद तक यह परिपक्वता की पूर्णता से इसका मतलब लगाया जाता है, जिससे अपनी वृद्धि पूर्ण कर दी हो, ठीक है। एक अर्थ ये भी लगाया जाता है कि जिसने अपनी वृद्धि पूर्ण कर ली, यानी कि प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते पहुँचते अधिकतर किशोर और किशोरी या युवक या युवती अपनी वृद्धि को पूर्ण कर लेते हैं और समाज के अन्य प्रौढ़ समान उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि प्रौढ़ अवस्था एक ऐसी अवस्था मानी जाती है बच्चों कि जहाँ पर व्यक्ति को, युवक और युवतियों को बहुत सारे डेवलपमेंटल टास्क मिलते हैं, उनको बहुत सारे विकासात्मक कार्य मिलते हैं जिनको उनको पूरा करना होता है, ठीक है। बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं, बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, समायोजन संबंधी समस्याएं भी आती हैं। तो एक तरह से जो कहा जाता है कि हर एक अवस्था जो होती है वो बहुत कम समय की होती है, लेकिन प्रौढ़ अवस्था को जीवन की सबसे लंबी अवधि भी माना गया है, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं आपको साधारण शब्दों में इसके बारे में बता रही हूँ, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो हम आपको लिखवाएं, ठीक है, वही आप एग्जाम्स में लिख के आएँ, ठीक है। आप अपने नॉलेज बेस से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। तो जीवन की सबसे लंबी अवस्था प्रौढ़ अवस्था को माना जाता है, ठीक है। प्रौढ़ अवस्था किशोरावस्था के बाद की अवस्था होती है और इसकी समाप्ति वृद्धावस्था के आरंभ होने पर होती है। यानी कि प्रौढ़ अवस्था की शुरुआत तो होती है किशोरावस्था की समाप्ति पर, और इसकी समाप्ति कब होती है, प्रौढ़ अवस्था की वृद्धावस्था के प्रारंभ होने पर इसकी समाप्ति होती है। एक तरह से 21 से 60 वर्ष, देखिए कितना लंबा समय होता है इस आयु का, इस अवस्था का, कि 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की लंबी अवधि के दौरान अनेक प्रकार के समायोजन और समस्याओं से प्रौढ़ को गुजरना होता है, ठीक है। यानी कि जीवन की जो सबसे लंबी अवधि काल होता है वो प्रौढ़ अवस्था मानी जाती है। अतः इन विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के अनुसार प्रौढ़ अवस्था को कुछ अवस्थाओं में बांटा गया है। इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं बच्चों, ये देखते हैं। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से प्रौढ़ अवस्था की अवस्थाएं निम्नलिखित होती हैं, जैसे कि प्रथम पूर्व प्रौढ़ावस्था, ठीक है। जो पूर्व प्रौढ़ावस्था होती है वो 21 से 35 वर्ष मानी जाती है। मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 50 वर्ष मानी जाती है और उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से
60 वर्ष मानी जाती है। एक प्रौढ़ावस्था एक दीर्घकालीन अवस्था होती है, यानी कि लंबी समय वाली अवस्था। दीर्घकालीन का मतलब होता है एक लंबे समय की अवस्था मानी जाती है, जिसका जीवन के अन्य अवस्थाओं से स्पष्ट नहीं है। प्रौढ़ावस्था की प्रकृति के साथ होने वाले जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों की जानकारी बहुत कम हो पाती है, क्योंकि विभिन्न आधुनिक चिकित्सा साधनों पर फैशन परिधानों के कारण विभिन्न आयु के स्त्री पुरुष अधिकांश समान आयु के लगते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि प्रौढ़ अवस्था में होने वाले, यानी कि आपने अभी इससे पहले 3 इसकी अवस्थाएं देखी कि 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी, लेकिन तीनों अवस्थाओं में यानी कि जो सबसे लास्ट की अवस्था होती है या हम मध्य व्यस्क अवस्था की बात करें, मिडिल एडल्टहुड की बात करें, तो जैसे जैसे शारीरिक परिवर्तन आते हैं व्यक्ति के अंदर, मानसिक परिवर्तन आते हैं, लेकिन आजकल चिकित्सा साधनों यानी कि आजकल जो व्यक्ति है अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को इतना ध्यान रखता है कि वो लगता ही नहीं है कि वो मध्य व्यस्क अवस्था तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, कभी कभी वृद्धावस्था तक आते आते भी जो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं वो नहीं जो है वो ऐसे नहीं लगते हैं कि वो वृद्धावस्था में आ चुके हैं। तो यही कारण होता है कि इसका देखा गया है कि यदि जिनमें औसत पुरुष व स्त्री की आकृति शारीरिक क्रियाओं में अभिव्यक्ति हो या उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई देने की आशा की जा सकती है। यदि किशोरावस्था में कोई कार्य व्यक्ति द्वारा अधूरा छोड़ दिया जाता है तो उसे प्रौढ़ावस्था में पूरा किया जाता है। देखिए, मैंने भी बताया आपको कि जो प्रौढ़ावस्था होती है बहुत सारे डेवलपमेंटल टास्क की एक अवस्था मानी जाती है कि बहुत से विकासात्मक कार्य होते हैं इस अवस्था में कि जो उनको पूरे करने होते हैं। और मेनली बेसिकली जो व्यक्ति अपनी किशोरावस्था में अपने जो किशोरावस्था की समाप्ति का अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाए, अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाए या अपनी आकांक्षाओं को, अपने लक्ष्यों को, तो वो प्रौढ़ावस्था में आकर इनके लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, साथ ही प्रौढ़ावस्था की विशेषताओं के बारे में बच्चों देखें कि आरंभिक प्रौढ़ावस्था या जीवन के नए प्रारूपों में सामाजिक प्रत्याशियों के साथ समायोजन करने वाली एक अवस्था मानी जाती है। देखिए, नए नए जो टास्क होते हैं, नए लक्ष्य, नई महत्वाकांक्षाएं इस प्रौढ़ावस्था में देखने को मिलती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब व्यक्ति के सामने बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होंगी, ठीक है, बहुत सारे लक्ष्य होंगे, समस्याएं भी होंगी, तो उनके साथ समायोजन करने की अवस्था भी आएगी। तो एक तरह से प्रौढ़ावस्था को समायोजन की अवस्था भी माना गया है। देखिए, समाज में नव प्रौढ़ से भूमिका की आशा करता है, जैसे पति पत्नी, अभिभावक, कमाने वाला, घर का मुखिया। समाज इन प्रौढ़ के लिए नए दृष्टिकोण, नई रुचियों, नए मूल्यों से अपेक्षा करते हैं। देखिए, काफ़ी हद तक कुछ कुछ ये चीज़ कही जाएगी यहाँ पर कि जो प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ावस्था में आकर, तो जो नव युवक युवतियाँ होते हैं, उनसे उनको समाज के द्वारा मुख्य रूप से परिवार के सदस्य जो हैं या बड़े लोग हैं, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कुछ अपेक्षा करते हैं। ठीक है, और उन अपेक्षाओं में अगर वो खरे नहीं उतरते हैं, उन उन जो वो एक्सपेक्टेशंस जो परिवार के सदस्य या बड़े लोग उन युवक और युवतियों से लिए हुए हैं, प्रौढ़ व्यक्तियों से, तो ऐसे में वहाँ उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बेसिकली समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इस समय देखा जाए तो आरंभिक प्रौढ़ अवस्था की विशेषताएं कि आरंभिक प्रौढ़ अवस्था सुव्यवस्थित अवस्था के रूप में मानी जाती है, यानी कि एक तरह से ये वाली जो आयु है, ये वाली जो अवस्था है, एक तरह से एक सुव्यवस्थित अवस्था है कि हर तरह से हर चीज़ को मैनेज करना, अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, ठीक है, परिवार के सदस्यों के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, घर की व्यवस्था के बारे में। तो एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य होता है आरंभिक प्रौढ़ अवस्था, इसलिए इसको आरंभिक प्रौढ़ अवस्था को सुव्यवस्थित अवस्था के रूप में भी माना जाता है। और आरंभिक प्रौढ़ अवस्था उपलब्धियों की आयु भी होती है कि जो एक तरह से किशोरावस्था तक जो उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं किशोर और किशोरियों की या नवयुवक युवतियों की, वो आरंभिक प्रौढ़ अवस्था तक आकर उनको उनका अचीवमेंट वो कर लेते हैं, उनकी उपलब्धि उनको हो जाती है।
ठीक है, तो इसलिए इसको उपलब्धि की आयु भी कहा गया है। आरंभिक प्रौढ़ अवस्था संतानोत्पत्ति की अवस्था भी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि तभी इसी अवस्था से जो ये नवयुवक युवतियाँ हैं विवाह जैसे बंधन में बनते हैं और एक विवाह जैसे धार्मिक संस्कार को अपनाकर संतानोत्पत्ति की अवस्था माना जाता है। आरंभिक प्रौढ़ अवस्था में आरंभिक प्रौढ़ अवस्था एक संवेगात्मक तनाव की अवस्था भी माना जाता है। क्यों संवेगात्मक तनाव की अवस्था माना जाता है बच्चों इसको? क्योंकि जब बहुत सारी समस्याएं होंगी, उनसे समायोजन करना होगा, बहुत सारे लक्ष्य होंगे, महत्वाकांक्षाएं होंगी, ज़रूरतें होंगी, ठीक है, और सभी चीज़ को लेकर, जैसे कि मैंने भी बताया, अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने फैमिली के जो सदस्य हैं उनको लेकर, सभी कुछ को लेकर एक जो संवेगात्मक तनाव। अब जब समस्याएं होंगी, देखिए जहाँ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जहाँ लक्ष्य होते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ रुकावटें भी आती हैं, कुछ समस्याएं भी होती हैं उनको पूरा करने में। तो ऐसे में संवेगात्मक तनाव भी प्राकृतिक रूप से वहाँ देखने को मिलता है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की प्रौढ़ावस्था की विशेषताओं के बारे में। इसी टॉपिक को रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।